नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 हुई जारी। रिपोर्ट में भारत में विस्थापितों की संख्या में वृद्धि का जिक्र। आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों से जुड़ा है कंपाला कन्वेंशन। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 जारी। भारत कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में शामिल। पिछले साल टीयर 2 कंट्रीज की कैटेगरी में था भारत। म्यूचुअल फंड की विशेष तरलता सुविधा के लिए आरबीआई ने की 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड हाउस ने 6 ऋण म्यूचुअल फंड योजनाओं से निकासी पर लगाई रोक। म्यूचुअल फंड निवेशकों को लगा बड़ा झटका। सुर्खियों में रही 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल मर्जर की घटना। GW190412 नाम की इस घटना के बारे में लगभग 1 साल पहले मिली थी जानकारी। पृथ्वी से 2.5 अरब प्रकाश वर्ष अनुमानित है विलय की वास्तविक दूरी। संसदीय समिति ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 पर रिपोर्ट किया पेश। उद्योगपतियों पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए दबाव डालना अनुचित। लॉकडाउन को प्राकृतिक आपदा मानने की अनुशंसा। बीते दिनों इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 जारी की गई। इसके मुताबिक भारत में 2019 में 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे। भारत में विस्थापितों की बढ़ी हुई संख्या का कारण आपदाओं की तीव्रता, बढ़ती जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता को बताया गया है। रिपोर्ट में उन 5 देशों का जिक्र है जहां डिजास्टर यानी आपदाओं के कारण सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ है। इन 5 देशों में भारत, फिलीपींस, बांग्लादेश, चीन और यूएसए शामिल हैं। इन 5 में सर्वाधिक विस्थापन भारत में हुआ है। लगभग 2.6 मिलियन से अधिक लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में बुलबुल और महा जैसे साइक्लोन के अलावा राजनीतिक और सांप्रदायिक हिंसा के कारण हुए विस्थापन का भी जिक्र है। आपको बता दें कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर को नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के अंग के रूप में 1998 में गठित किया गया था। यह दुनिया को आंतरिक विस्थापन पर डेटा एनालिसिस मुहैया कराता है। 2009 का कंपाला कन्वेंशन आंतरिक विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित है। बीते दिनों यूएससीआईआरएफ ने यानी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट का नाम इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 है। यूएससीआईआरएफ इसे हर साल जारी करता है। इसमें भारत को सीपीसी यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें भारत के अलावा चीन, रूस, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और अन्य देश भी शामिल हैं। 2004 के बाद यह पहला मौका है जब भारत को इस कैटेगरी में रखा गया है। पिछले साल जारी की गई रिपोर्ट में भारत को टीयर 2 कंट्रीज की कैटेगरी में रखा गया था। रिपोर्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स और जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर विशेष चिंता जताई गई है। भारत को सीपीसी की कैटेगरी में रखने के पीछे का कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा को भी बताया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ के इन स्टेटमेंट्स की वास्तविकता पर सवाल उठाते हुए इस रिपोर्ट को नकार दिया है। साथ ही मंत्रालय ने भारत के आंतरिक मामलों में इस संस्था की लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाया है। लोकस स्टैंडी का अर्थ है राइट टू अपीयर इन कोर्ट से, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन जिसे कोर्ट के सामने जाकर बात रखने का अधिकार हो। अगली खबर अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने हाल ही में भारत को गूगल टैक्स और ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के नियमों के संबंध में आगाह किया है। अमेरिका का कहना है कि विदेशी ऑनलाइन विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर लगाए जाने वाले 6% की इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स से विदेशी व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही इसका असर विदेशों में व्यापार कर रही भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। भारत की ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी के डिजिटल व्यापार के मुद्दों से जुड़े नियमों जैसे डेटा लोकलाइजेशन, सीमा पार डेटा प्रसार पर प्रतिबंध, बौद्धिक संपदा का हस्तांतरण और घरेलू डिजिटल प्रोडक्ट को तरजीह देने की बात पर भी अमेरिका ने आपत्ति जताई है और भारत को अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। अमेरिका का विचार है कि भारत द्वारा लगाया गया गूगल टैक्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराधान सिद्धांतों से अलग है। वास्तव में डिजिटल टैक्सेशन सिस्टम को बहुपक्षीय आधार पर विकसित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2016 में गूगल
फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी। इसके अंतर्गत इन कंपनियों को भारत से उनके ऑनलाइन विज्ञापन पर होने वाले लाभ पर 6% टैक्स देना पड़ता है। इस साल से यह भारत में व्यापार करने वाली सभी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की लेनदेन पर लागू होगा। इधर आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई का यह निर्णय म्यूचुअल फंड पर लिक्विडिटी के दबाव को कम करने के लिए लिया गया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले ही कोविड-19 महामारी की वजह से लिक्विडिटी की कमी का हवाला देते हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन फंड हाउस ने 6 ऋण म्यूचुअल फंड योजनाओं से निकासी पर रोक लगा दी है। इन हाई यील्डिंग और लोअर रेटेड क्रेडिट सिक्योरिटीज पर रोक से म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। म्यूचुअल फंड के लिए आरबीआई की तरलता सुविधा 11 मई 2020 तक या आवंटित राशि के उपयोग तक प्रभावी होगी। आरबीआई ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह बाजार की स्थितियों के आधार पर समय और राशि की समीक्षा करेगा। इस सुविधा के तहत आरबीआई कम दरों पर बैंकों को धन मुहैया कराएगा, जिसका उपयोग बैंक विशेष रूप से म्यूचुअल फंड्स की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेंगे। बैंक अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड के निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को गिरवी रखकर ऋण की राशि को बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि म्यूचुअल फंड ऐसे उत्पादों के रूप में बेचे जाते हैं जो बैंक की सावधि जमा की तुलना में अधिक मुनाफा दे, लेकिन स्टॉक मार्केट की तुलना में कम जोखिम भरा हो। मतलब कि आम निवेशकों का पैसा अनुभवी फंड मैनेजर द्वारा आगे निवेश किया जाता है। ये फंड मैनेजर कुशल और आगे के नुकसान को देख सकने में सक्षम माने जाते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड की निगरानी सेबी करता है, लेकिन सेबी इसके लिए अभी तक कोई सख्त नियम नहीं बना पाया है। निवेशक फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अपने पैसे को अपने रिस्क पर निवेश करता है। बीते दिनों आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों एक साथ की। पिछले साल दिसंबर में आरबीआई ने पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट को अपनाया था। आरबीआई ने 2026 और 2030 के बीच मैच्योर होने वाले 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदा और उतनी ही राशि के ट्रेजरी बिल को बाजार में बेचा भी। केंद्रीय बैंक ने प्रतिभूतियों की खरीद और बेचने की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत की, जिसमें बाजार में तरलता बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के जरिए बाजार में रुपए की तरलता नियंत्रित करता है। जब आरबीआई को बाजार में तरलता कम करनी होती है तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, जिससे बाजार से रुपया आरबीआई के पास चला जाता है। वहीं अगर उसे लगे कि बाजार में तरलता बढ़ानी है तो वह बाजार से प्रतिभूतियों को खरीदता है। ट्रेजरी बिल सरकार के 1 वर्ष या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले ऋण दायित्व होते हैं। इन्हें टी बिल भी कहते हैं और यह मुद्रा बाजार का एक अभिन्न हिस्सा है। ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू पर छूट के साथ बेचे जाते हैं और फेस वैल्यू पर वापस खरीदे जाते हैं। एनटीपीसी ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और कार मुहैया कराने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मदद से यह पहल शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य मोबिलिटी या गतिशीलता को डीकार्बोनाइज करना है। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किसी सप्लायर यानी आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई समरी होती है, जिसमें वह वस्तु या सेवा विशेष को मुहैया कराने में अपनी सक्षमता और रुचि दिखाता है। यह टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण होता है। आपको बता दें कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह बाहरी स्रोत से चार्ज नहीं करना पड़ता। इन व्हीकल्स में हाई प्रेशर टैंक्स में हाइड्रोजन स्टोर होती है, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को अपनाए जाने में सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन के उत्पादन की उच्च लागत है। लॉकडाउन 2 के दौरान नॉन एसेंशियल सेवाओं या उत्पादों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, लेकिन कृषि गतिविधियों पर ज्यादा लंबे समय तक रोक नहीं लगाई जा सकती। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें जल्द से जल्द कृषि संबंधी गतिविधियों को रिज्यूम करने का प्रयास कर रही हैं। लॉकडाउन पीरियड के दौरान लेबर, मशीनरी और जरूरी उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लॉजिस्टिक और प्रशासनिक समस्याओं के अलावा
किसान वित्त की कमी से भी जूझ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत में फार्मिंग ऑपरेशंस ईजी करने के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। पहला सुझाव है डोर स्टेप प्रोक्योरमेंट। भारत सरकार को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के जरिए किसानों की फसलें खरीदनी चाहिए, जिससे वे बिचौलियों को बेचने को मजबूर ना हों। साथ ही आने वाले महीनों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। दूसरा सुझाव है रीप्रायोरिटाइज एक्शंस। दरअसल सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, इसलिए 2020-21 के यूनियन बजट में कृषि क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाकर 7.3% किया गया था। अब ऐसे समय में जब किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए नकद पैसे की जरूरत है, तो सरकार इस बजट का इस्तेमाल अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए कर सकती है। तीसरा सुझाव डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को लेकर है। 2020-21 के बजट में पीएम किसान योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए 3 बराबर किश्तों में ट्रांसफर करेगी। सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते पहली किश्त एडवांस में रिलीज कर दी है। अभी किसानों के सामने खरीफ की बुआई के लिए फंड्स की चुनौती है। ऐसे में दूसरी और तीसरी किश्त भी निर्धारित समय का इंतजार करने के बजाय जल्द जारी करने का सुझाव दिया गया है। चौथा सुझाव किसानों को सस्ता लोन मुहैया कराने से संबंधित है, जिससे वे साहूकार आदि से लोन लेने के लिए मजबूर ना हों। लेगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन की गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं ने पहली बार 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स के मर्जर का पता लगाया है। हालांकि GW190412 नाम की इस घटना के बारे में 1 साल पहले ही जानकारी मिली थी। गुरुत्वाकर्षण तरंग से जुड़ा पहला संकेत मिलने के लगभग 5 साल बाद इन शक्तिशाली डिटेक्टरों द्वारा ऐसी किसी घटना का पता लगाया गया है। प्राप्त संकेतों के मुताबिक इनमें से एक ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 गुना और दूसरा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8 गुना है। विलय की वास्तविक दूरी पृथ्वी से 2.5 अरब प्रकाश वर्ष अनुमानित है। आपको बता दें कि LSC यानी लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन वैज्ञानिकों का एक समूह है जो कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान और अध्ययन करता है। इसका उपयोग गुरुत्वाकर्षण की मूलभूत भौतिकी का पता लगाने और खगोल विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण तरंग विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र का विकास करने में किया जाता है। 1997 में स्थापित LSC में 18 देशों के 100 से अधिक संस्थानों के 1000 से अधिक वैज्ञानिक शामिल हैं। भारत के भी कुछ प्रमुख संस्थान जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के वैज्ञानिक LSC में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। चंद्रमा का पहला डिजिटल यूनिफाइड ग्लोबल जियोलॉजिकल मैप वर्चुअली जारी किया गया है। इस मैप को यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे, नासा और लूनर प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। इसे यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून नाम दिया गया है। यह मैप भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानव मिशनों के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेगा। इसके अलावा शोध और विश्लेषण में भी मददगार साबित होगा। यह मैप पूरे लूनर सरफेस की 43 जियोलॉजिकल यूनिट्स को शामिल करता है। आपको बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। बीते दिनों यूरोप में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पहली बार ह्यूमन ट्रायल किया गया। इस वैक्सीन का विकास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। ट्रायल के रिजल्ट से यह पता चल पाएगा कि वैक्सीन कितना प्रभावी है। इसकी पुष्टि ट्रायल के रिजल्ट से हो पाएगी। ऑक्सफोर्ड ने इस संबंध में सकारात्मक उम्मीद जताई है। इससे पहले ऑक्सफोर्ड टीम ने कोरोना वायरस के दूसरे प्रकार मर्स के लिए वैक्सीन विकसित की थी। इसके क्लिनिकल ट्रायल में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे। आपको बता दें कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन को चिंपैंजी में पाए जाने वाले कॉमन कोल्ड वायरस के वीक वर्जन से बनाया गया है। इसे एडेनो वायरस के नाम से जाना जाता है। इसे मॉडिफाई किया गया जिससे यह इंसानों में वृद्धि न कर सके। वैज्ञानिकों ने सितंबर तक वैक्सीन की लगभग 1 मिलियन डोज तैयार करने की बात कही है। WHO के अनुसार वैक्सीनेशन किसी भी प्रकार को रोकने के लिए सबसे प्रभावकारी तरीकों में से एक है। वैक्सीन शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को वायरस या बैक्टीरिया जैसे पैथोजेंस को पहचानने और लड़ने में मदद करती है
मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एक नोवल कोरोना वायरस मर्स कोवी यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस से होती है। इसकी पहचान सबसे पहले साल 2012 में सऊदी अरब में हुई थी। हाल ही में ARCI के वैज्ञानिकों ने पदार्थों के नैनो यांत्रिक गुणों की मैपिंग के लिए एक उन्नत उपकरण विकसित किया है। इसका नाम नैनो बिट्स 3D रखा गया है। यह उपकरण कुछ विशेष पदार्थों जैसे कि मल्टीफेज एलॉय, कंपोजिट्स और मल्टीलेयर कोटिंग्स की मैपिंग करेगा। ARCI ने इसे अमेरिका के नैनो मैकेनिक्स इंक ओक रिज के साथ मिलकर विकसित किया है। आपको बता दें कि ARCI यानी द इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर एक स्वायत्त संस्थान है। नैनो ब्लिट्स 3D तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका हाई थ्रूपुट है, जिसमें मात्र कुछ घंटों के परीक्षण से ही 10,000 से भी अधिक डेटा पॉइंट्स जनरेट किए जा सकते हैं। इन डेटा पॉइंट्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रोसेस्ड किया जाता है। इसकी तेज मैपिंग क्षमता का उपयोग माइक्रोमीटर पैमाने पर पदार्थों के संरचना गुण संबंधों को जल्दी से स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। यह आगे मल्टी स्केल मैकेनिक्स को समझने और हायरार्किकल मटेरियल को विकास करने में सहायक हो सकता है। बीते दिनों श्रम पर संसदीय समिति ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 पर रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्राकृतिक आपदा के मामले में उद्योगों के फिर से शुरू होने तक उद्योगपतियों पर मजदूरी भुगतान का दबाव डालना अनुचित है। साथ ही संसदीय समिति ने कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन को प्राकृतिक आपदा में रखने की अनुशंसा की है। इंडस्ट्रियल कोड के मुताबिक अगर 45 दिनों तक बिजली, कोयला और कच्चे माल आदि की कमी के कारण उद्योग को बंद किया गया हो तो श्रमिकों और कर्मचारियों को 50% की मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदा के कारण बंद हुए उद्योग की स्थिति में उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करने की बाध्यता से मुक्ति का सुझाव दिया है। समिति का तर्क है कि आपदा की वजह से बंद उद्योग के लिए उद्योगपति जिम्मेदार नहीं होते हैं। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019 में पहले के 3 कानूनों इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का समावेश किया गया है। इसे नवंबर 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था और फिर श्रम पर स्थायी संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। हाल ही में असम के बीटैड यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट को राज्यपाल शासन के अंतर्गत लाया गया। दरअसल इस क्षेत्र का शासन आदिवासी काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यह हाल ही में अभी समाप्त हुआ है। राज्यपाल शासन लागू करने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग द्वारा लॉकडाउन के कारण चुनाव कराने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद लिया गया। बीटैड 2003 में गठित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के अंतर्गत आता है। इसमें पश्चिमी और उत्तरी असम के 4 जिले शामिल हैं। बीटैड संविधान की 6ठी अनुसूची के हिसाब से काम करता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों की चर्चा मिलती है। इसके मुताबिक असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनः स्थापित करने का अधिकार है। साथ ही राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है एवं इनके नाम परिवर्तित कर सकता है। इसके अलावा अगर स्वशासी जिलों में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल जिले को विभिन्न स्वशासी क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होता है। 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इस मामले को 2020 में 47 साल पूरे हो गए हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य भारतीय न्यायिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस मामले के तहत 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। गौरतलब है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, न ही इसे संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया था, जबकि कुछ सिद्धांतों मसलन संघवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र को इसमें शामिल बताया गया था। इसके बाद से कोर्ट इस अवधारणा में नए फीचर्स जोड़ता रहा है। मूल संरचना के सिद्धांत में अब तक संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायालय की स्वतंत्रता,
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, शासन की संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आदि को शामिल माना गया है। आपको बता दें कि इस मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी भी इस संवैधानिक पीठ में शामिल थे। बीते 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस मौके पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, साथ ही स्वामित्व योजना की लॉन्चिंग की गई। ई ग्राम स्वराज ग्राम पंचायत विकास को लागू करने में मददगार है। यह पोर्टल रियल टाइम मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय करेगा। यह पोर्टल ग्राम पंचायत के स्तर पर डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ स्वामित्व योजना 6 राज्यों में पायलट मोड में लागू की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में आबादी वाली जमीन की ड्रोन और नवीनतम सर्वे मेथड के जरिए मैपिंग की जाएगी। इससे प्लानिंग और रेवेन्यू कलेक्शन को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर समाधान निकलेगा, जिससे इन जमीनों के मालिक लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आधारभूत जरूरतों के लिए गांव से लेकर देश के स्तर तक आत्मनिर्भर होने की बात कही है। पंचायतों के सशक्तिकरण पर उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में 1.25 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें गन्ने का मूल्य निर्धारण समवर्ती सूची के तहत कर सकती हैं, लेकिन अगर केंद्र ने न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है तो राज्य की सरकारें सिर्फ सलाह या पारिश्रमिक मूल्य ही तय कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति और खरीद विनियमन अधिनियम 1953 की धारा 16 के तहत जारी किए गए गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के प्रावधानों के मुताबिक पारिश्रमिक मूल्य हमेशा न्यूनतम मूल्य से अधिक होना चाहिए। अगर राज्य द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक मूल्य केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम होता है तो इस स्थिति में गन्ने की खरीद पर न्यूनतम मूल्य ही दिया जाएगा। इसके उलट अगर पारिश्रमिक मूल्य न्यूनतम मूल्य से ज़्यादा है तो फिर पारिश्रमिक मूल्य ही दिया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 254 के हिसाब से शून्य भी नहीं होगा। गौरतलब है कि अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता की स्थिति की व्याख्या की गई है। इसके मुताबिक समवर्ती सूची में शामिल विषय या फिर राज्य कानून के जिन विषयों पर संसद को नियम बनाने के लिए सक्षम किया गया हो, उन विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर तरजीह दी जाएगी। राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून चाहे संसद द्वारा बनाए गए कानून के पहले पारित हुआ हो या बाद में, संसद कानून से विरोध की सीमा तक शून्य माना जाएगा। हाल ही में NBWL यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने असम के एक एलिफेंट रिजर्व के कुछ हिस्सों में कोयला खनन को अनुमति दी है। अनुमति प्राप्त साले की देहिंग पटकाई हाथी अभयारण्य का एक हिस्सा है। इसमें देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य के साथ शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के आरक्षित वन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि NBWL पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह देश में वन्य जीव संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और अपनाए जाने वाले कदमों में सलाहकारी भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य कार्य वन्य जीव और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। यह सभी वन्य जीव संबंधी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य या उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति रखता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में कोई भी परिवर्तन इसकी मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़िए www.drishtias.com पर। साथ ही हमारे हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
हाल ही में ओडिशा के बरहामपुर में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में शामिल चिकित्सा कर्मियों के लिए अत्यधिक कम लागत वाला एरोसोल बॉक्स और फेस शील्ड तैयार किया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बरहामपुर ITI के द्वारा देश की अन्य ITI को चिकित्सा उपकरणों को बनाने का तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए 30 अप्रैल को एक वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया। एरोसोल बॉक्स एक पारदर्शी बॉक्स होता है। इसका उपयोग इंट्यूबेशन प्रक्रिया के दौरान ICU में वेंटिलेटर पर किए गए कोविड-19 रोगी के सिर पर रखने में किया जाता है। बीते दिनों UIDAI ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर CSCs यानी कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेशन की सुविधा देने की अनुमति दी। यह निर्णय नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को सुगम बनाएगा। इसके तहत लगभग 20,000 CSCs अब नागरिकों को यह सेवा मुहैया करा सकेंगे। आपको बता दें कि CSC एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसे भारत में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को ई-गवर्नेंस सहित बहुत सी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहकों को मुफ्त असीमित कॉलिंग, डेटा उपयोग और DTH सुविधाएं प्रदान करने की याचिका खारिज कर दी। दरअसल कोरोना वायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने के लिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें केंद्र और अन्य प्राधिकरणों को ये मुफ्त सेवाएं मुहैया कराने के लिए SC द्वारा निर्देश देने की बात की गई थी। याचिकाकर्ता का मानना है कि घर या क्वारंटीन फैसिलिटी में रह रहे लोगों के लिए इंटरनेट और टीवी चैनल तक मुफ्त और असीमित पहुंच मनोरंजन का बेहतर साधन बनेगी। इससे मनोवैज्ञानिक तनाव को कम किया जा सकेगा। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। लगभग 2 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी ने संजय कोठारी को अगले CVC के रूप में चुना था। इससे पहले संजय कोठारी राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। बीते दिनों अमेरिकी रिपब्लिकन राजनीतिज्ञ निक्की हेली ने स्टॉप कम्युनिस्ट चाइना कैंपेन को लॉन्च किया। इसमें अमेरिकी कांग्रेस से चीन द्वारा कोरोना वायरस के झूठ की जांच करने का अनुरोध, अमेरिका के महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति और फार्मास्यूटिकल्स के लिए चीन पर निर्भरता को समाप्त करने का आग्रह, सभी अमेरिकी कॉलेजों को चीन से होने वाली फंडिंग का खुलासा करने आदि का जिक्र है। साथ ही इसमें संयुक्त राष्ट्र की अगली बैठक में चीन और कोरोना वायरस के संबंध पर विस्तृत चर्चा और छानबीन का भी जिक्र है। बीते दिनों स्पेसएक्स ने अपना 7वां स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया। इसके तहत फाल्कन 9 रॉकेट को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसमें 60 नए स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजे गए। आपको बता दें कि स्पेसएक्स का स्टारलिंक उपग्रह नेटवर्क एक मेगा कॉन्स्टेलेशन है। इसका मकसद दुनिया भर में तेज और सस्ती इंटरनेट सुविधा की पहुंच प्रदान करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशन भोगी के लिए महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। मतलब अभी मौजूदा दरों पर ही DA DR का भुगतान होगा। साथ ही 1 जनवरी 2020 से बने DA DR की अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र के इस निर्णय को कई राज्यों ने अनुसरण करते हुए अपने राज्य कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया है। बीते दिनों CAIT यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जल्द ही एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च करने की घोषणा की। यह ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस स्थानीय किराने की दुकानों के ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसका विकास CAIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और अन्य निकायों के साथ मिलकर करेगा। केंद्र सरकार ने IBC के उस प्रावधान को 1 साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है जिससे नई इंसॉल्वेंसी कार्यवाही को शुरू किया जाता है। IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में होने वाले इस संशोधन से बैंक अपने ऋण को रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे जिससे कि कॉरपोरेट बोरोवर को राहत मिलेगी। मौजूदा मानदंडों के अनुसार यदि भुगतान डिफॉल्ट 90 दिनों से अधिक हो जाता है तो संबंधित लेंडर को IBC या RBI द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य तंत्र के तहत रिजोल्यूशन के लिए जाना पड़ता है। लेंडर के पास ऋण के रिस्ट्रक्चर का कोई विकल्प नहीं होता। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा उत्तर हिंद महासागर के ऊपर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए सूचीबद्ध नामों में
मुरासू को हाल ही में शामिल किया गया है। 2004 के बाद पहली बार उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात के लिए एक तमिल नाम का प्रयोग हुआ है। मुरासू शब्द का अर्थ एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र से है। चक्रवात के नामकरण की परंपरा सितंबर 2004 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक चक्रवात की पहचान करना, उसकी चेतावनी को बड़े पैमाने पर प्रसारित करना है। नामकरण सम्मेलन का मानदंड है कि सुझाए गए नाम 8 अक्षरों वाले छोटे नाम हों और इनका किसी राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक विश्वासों से ताल्लुक न हो। इसरो के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम निदेशालय ने मानव उड़ान मिशन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस घोषणा के मुताबिक राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक एजेंसियां 17 संभावित क्षेत्रों में अपनी तकनीक को विकसित करके इसरो को साझा कर सकती हैं। इनमें अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा प्रयोग में आने वाले भोजन और दवा से संबंधित तकनीक, अंतरिक्ष यान के लिए विकिरण और थर्मल संरक्षण प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन समर्थन प्रणाली को विकसित करने की तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बीते दिनों जम्मू कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दरअसल सरकार ने फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में ये बातें कही। इस याचिका में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 4G इंटरनेट की सुविधाओं को बहाल करने की बात रखी गई थी और इसे मौलिक अधिकार बताया गया था। इसके अलावा सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल इंटरनेट पर व्यापार जैसे मूल अधिकार राज्य द्वारा प्रतिबंधित किए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों के लिए यह तर्क भी दिया गया कि जम्मू कश्मीर केवल कोविड-19 के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ भी युद्ध निरंतर जारी है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।